लाइफ। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और इस लेखपाल की पहली कक्षा और हिंदी की पहली कक्षा के लिए आप लालायित होंगे। तो आपका समय हो चुका है समाप्त, यानी इंतज़ार का समय हो चुका है समाप्त और आज से हम शुरुआत करेंगे आपके लेखपाल की। तो लेखपाल की ये पहली कक्षा है और ये 3 दिन डेमो के रूप में चलेगी। तो जो भी साथी ये देखना चाह रहे थे अरे मास्टर पढ़ाएंगे कैसे, तो ये आपके पास 3 दिन है, 29, 30 और 31। इन 3 दिनों के बाद ये कक्षाएं शिफ्ट हो जाएंगी आपके एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं। और 3 दिन ये ऑफर रहने वाला है। एक ऑफर बता देता हूँ मैं आपको, आपके बैच के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो लेखपाल के लिए यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा ये पेपर कराया जाता है। ठीक है, तो पंचायत बैच आपका है जिसकी फीस 639 है। लेकिन ये 639 तब है जब आप लेखपाल 20 कूपन लगाओगे। वैसे इसकी एक्चुअल फीस जो है 799 है। अगर आपने 3 दिन के बाद इसको परचेज किया तो आपको जो पेमेंट करना होगा वो 799 का करना होगा। ये 799 के यानी कि जब आप 20% डिस्काउंट कूपन कोड डालोगे ना, लेखपाल 20 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो 639 में आपको ये बैच मिल जाएगा, सिर्फ 3 दिन के लिए है। आप कह सकते हैं इसकी फीस अभी 639 है। ठीक है, और क्लासेस आज से शुरू हो गई हैं। आपको बता देता हूं कि लेना कैसे है ये बैच। तो आप जब RW एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहां पर आप पेड क्लासेस में जाएंगे तो आपको वहां दिख जाएगा पूरा फोल्डर यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल 2025 पंचायत बैच। वहीं आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, वहां आपको एक्चुअल प्राइस शो होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आप कूपन कोड लेखपाल 20 जैसे ही लगाएंगे, अप्लाई कूपन करते ही आपकी जो फीस है वो 639 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप अपना ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। साथ के साथ एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि डेमो कक्षा के रूप में कौन सी कक्षा आपको मिलने वाली है अभी। तो यूपीजी के जो कि कक्षा आपकी समाप्त हो चुकी होगी, 9 से 10 बजे तक आपकी यूपीजी के। फिर 10 बजे से शुरुआत होगी मेरे साथ हिंदी की कक्षा में। ठीक है, जैसे ही हिंदी समाप्त हो जाएगी तो साइंस एंड टेक आपका इस समय पर चलाया जाएगा। 11 बजे ग्रामीण प्रवेश, जो कि बहुत डर लगता था, पिछला जो लेखपाल दिया होगा तो उसमें ये 25 नंबर का था, लेकिन अब ये घटाकर कितना कर दिया है, 5 नंबर। कंप्यूटर की कक्षा आपकी 12 बजे से होने वाली है। उसके बाद में एक एक करके आपका समापन होगा, या तो पहले पॉलिटी या हिस्ट्री। ठीक है, तो दो में से एक कक्षा आपकी चलेगी। अगर पॉलिटी समाप्त होती है तो फिर हिस्ट्री की क्लास, अगर पहले हिस्ट्री होती है तो फिर बाद में पॉलिटी की क्लास। तो 2 बजे से आपकी ये कक्षा शुरू होने वाली है। DI मैथ का जो भाग है सिर्फ 10 नंबर का आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और DI की कक्षा जो शुरू होगी आपकी, उसका समय है 3 बजे, तो आकाश सर आपको करा रहे होंगे। इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी 7 PM यानी शाम को 7 बजे आपको ये कक्षा मिलने वाली है। करंट अफेयर्स की कक्षा अभी आपके लिए चलाई नहीं जा रही है, तो ये बाद में। तो शुरुआत में आपको 7 क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, 7 क्लासेस आपकी चलाई जाएंगी। ठीक है ना, जैसे जैसे क्लासेस आपकी समाप्त होती रहेंगी। सर थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्या वॉइस आवाज कम आ रही है क्या, एक बार चेक करना। भाई मैं तो बहुत तेज बोलता हूँ, शायद डिवाइस में कोई दिक्कत हो सकती है। तो मैं ले लेता हूँ हाजिरी आपकी। ठीक है, तो पहली कक्षा है, मैं देखना चाह रहा हूँ कौन कौन जुड़ा है। तो पहली कक्षा में स्वागत है रमील, उत्तम चतुर्वेदी, मयंक, दीपक, मनोज, श्वेता, ज्योति, सिंगर, अच्छा गायक भी हैं यहाँ पर बहुत। अब देखो इतनी तेजी से नाम जा रहे हैं भैया, माफी चाहूंगा मैं आपके इतने जल्दी नाम नहीं पढ़ पाता। हिंदी में लिख रहे होते तो हिंदी का मास्टर तो बहुत जल्दी पढ़ लेता। अंग्रेजी के नाम आ रहे हैं तो मैं पढ़ने में थोड़ा असमर्थ हूँ, बहुत तेजी से आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बीच बीच में मैं आपका नाम लेता रहूंगा। तो हिंदी का जो सत्र है वो मेरे साथ रहने वाला है आपके लगातार, जब तक ये कोर्स समाप्त नहीं होगा हिंदी का, तब तक हम
आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो समय आपका है 10 बजे, ठीक है, तो फिक्स कर लेना। चलो, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं ये बताओ। ये कहोगे मास्टर जी कैसा सवाल कर दिया सुबह सुबह। लेखपाल, ठीक है, और लेखपाल की हिंदी हम पढ़ेंगे। और हिंदी पढ़ने से पहले ये तो पता चल जाए कि हिंदी में दे क्या रखा है जी, तभी तो पढ़ोगे आप हिंदी। आंख बंद करके तैयारी थोड़ी ना कर रहे हैं मास्टर जी हम, हमें पता है। तो जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें सारी चीजें पुरानी हैं और आपने कुछ चीजें देखी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी। आपने कांस्टेबल की परीक्षा दी होगी पिछली बार, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा, आप यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आए हो, यानी कि पैट परीक्षा आपने दी है। उससे पहले यूपी ट्रिपल एससी की और भी परीक्षा आपने दे रखी होंगी। इसमें कुछ नए लोग भी हो सकते हैं, कुछ पुराने, क्योंकि ये कितनी एज तक रहेगी, यानी 40 साल तक के जो भी लोग हैं, अब भैया बालक तो कहूंगा नहीं, लोग ही कहूंगा, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इस हिंदी में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो युद्ध लड़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि सामने वाला यानी कि क्या लेकर बैठा है, ठीक है। असरोई वाले बाबा आ गए, ओहो, इनको कैसे पता चली कि मैं असरोई का हूं। चलो कोई बात ना, पता चल गई है तो आ जाओ पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। मास्टर जी माला तो सुनी है लेकिन वर्णमाला ये भी सुनी है, टेंशन मत लो। वर्णमाला के बाद में हमें यहां जो शुरुआत करनी है वो करनी है शब्द रचना की। क्या? शब्द रचना को हमें पढ़ना है। और शब्द रचना में हमें पढ़ना क्या क्या है ये भी तो जानना आवश्यक है। शब्द रचना यानी कि हम 4 प्रकार से नया शब्द बना सकते हैं, तो उस वो 4 प्रकार हमें पढ़ने हैं। शब्द रचना में आपको पढ़ना है संधि, ठीक है। संधि के बाद में आपको पढ़ना है समास। आप कहोगे समास से नया कैसे शब्द बनेगा, मैं बताऊंगा आपको। संधि, समास, उपसर्ग। क्या? उपसर्ग, ठीक है। और यहां आपको क्या पढ़ना है? यहां आपको प्रत्यय पढ़ना है, ठीक है। तो ये 4 चीजें यहां पढ़नी पड़ेंगी। वर्णमाला के बाद शब्द रचना, फिर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आपके यहां आ जाएंगे, ठीक है जी। होमगार्ड के लिए कक्षा नहीं है क्योंकि होमगार्ड में हिंदी नहीं पूछी जा रही है, ठीक है। आ जाओ, शब्द रचना के बाद में हम यहां पढ़ेंगे शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। शब्द प्रकार में आपसे अगर मैं व्याकरण के रूप में आपने संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण आदि शब्द देखे होंगे, नहीं देखे, ठीक है। तो ये व्याकरण वाला भाग है। और अगर इसको शब्द को उसके हिसाब से देखते हैं, पहचानने के आधार पर ये कौन सा शब्द है, तो हम यहां पढ़ेंगे तत्सम, ठीक है, तद्भव। तत्सम के बाद में एक नई चीज और है इसमें, अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम, एसी चला दो भाई। तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, और यही आपका आ जाएगा विदेशज। विदेशज, ठीक है। और शब्द के प्रकार में ही हमें यहां कई चीजें जाननी होंगी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और एक चीज और, अव्यय, यानी जो कभी व्यय नहीं होते, अव्यय। तो ये हमें कितने प्रकार के होते हैं, पढ़े हो कभी, नहीं पढ़े हैं, पढ़े तो होंगे। अव्यय, यहां हमें जानना है क्रिया विशेषण। क्या? क्रिया विशेषण, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। यही हमें पढ़ना है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय, ठीक है। यही हम विस्मय, विस्मय बोधक, ठीक है, विस्मय बोधक अव्यय। यही हमारे होंगे समुच्चय बोधक, ठीक है। और यही हमें पढ़ना है आपका निपात। क्या पढ़ना है? निपात, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़नी है। आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे हमें जानना है शब्द ज्ञान। तो सीधी सीधी बात कहूं, शब्द को उसको जानना है। क्या पढ़ना है हमें? शब्द ज्ञान,
आप कहो मास्टर जी जान क्यों कह रहे हो सुबह सुबह से? भैया ये ज्ञान ही पढ़ते हैं, आप जान की बात कर रहे हो, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? इसमें देखो, पर्यायवाची पढ़े होंगे, है विलोम, समश्रुति भिन्नार्थक, ठीक है, यानी समान रूप से सुनने में ऐसे लगेंगे बिल्कुल समान है, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। और क्या है यहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा समानार्थी, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द पर्यायवाची से थोड़े से इतर होते हैं, वहां हम पढ़ रहे होंगे, जैसे आदि और व्याधि दोनों समस्याएं हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, इस चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। समानार्थी शब्द हो गए आपके, ठीक है। और आपके दे रखा है कि संबंधवाची, संबंधवाची शब्दावली, उपयुक्त शब्द, उपयुक्त शब्द यानी कि आपको रिक्त स्थान दे दिया जाएगा, हो सकता है, या उपयुक्त शब्द चयन करना है उसमें से कि इसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होगा, ठीक है। तो उपयुक्त शब्द आपसे पूछा जाएगा। और बाकी यहां पर ही हम पढ़ लेंगे आपका मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है जी। इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है शब्द शुद्धि, यानी वर्तनी, शब्द शुद्धि, ठीक है। और व्याकरण में कई सारी चीजें और रह रही हैं आपकी। यहां हमें पढ़ना है आपका परसर्ग, परसर्ग, लिंग, वचन, काल, लिंग वचन पुरुष, काल, कारक, वृत्ति, पक्ष। आप कह रहे हो मास्टर जी वृत्ति और पक्ष ये हम नई चीज पढ़ रहे हैं, तो ये नई चीज नहीं है, आपने देखा होगा। और एक और चीज है, वाच्य पढ़ा होगा। यूपी ट्रिपल एससी की अगर आपने वीडियो की परीक्षा दी होगी, वीपीओ की परीक्षा दी होगी पहले, तो वहां आपने ये जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? यही आपका वाक्य विचार आ जाएगा। कहां? शब्द शुद्धि, यही वाक्य विचार, वाक्य विचार यानी वाक्य रचना की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है ना। यही और क्या हम पढ़ेंगे, यही मैं डाल देता हूं, हमें पढ़ने हैं विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, इनका प्रयोग देखना है कि कहां कहां हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो विराम चिन्ह हो गए आपके। एक चीज और जो नई ऐड हुई है वो है हमारा पत्र लेखन, जिस पर मैंने एक कक्षा आपको करा दी है, पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन, इस पत्र लेखन में हमें कौन से पत्र देखने हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक है आपका शासकीय पत्र, शासकीय पत्र, सरकारी पत्र कहते हैं इसको, क्या कह देते हैं? सरकारी पत्र, ठीक है। यही आपका आ जाता है अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय, ठीक है, इसी को बोल देते हैं हम अर्ध सरकारी, ठीक है। यही हमें पढ़ना है कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश, जब आप काम पे
यानी ऑफिस में टाइम से नहीं पहुंचोगे, या आपने कभी छुट्टी के लिए अप्लाई करना है, या आपकी वेतन वृद्धि हो गई, या आपका कहीं ट्रांसफर हो रहा है, तो किसके जरिए होगा? वो है हमारा कार्यालय आदेश। इसके बारे में हमें जानना है। फिर हमें पढ़ना है अधिसूचना क्या होती है। अधिसूचना यानी जो आधिकारिक रूप से जारी सूचना होती है उसको हम अधिसूचना कहते हैं। यही हमें पढ़ना है सर्कुलर, हिंदी में बोलते हैं परिपत्र, और यही हमें पढ़ना है आपका व्यापारिक या व्यापारिक पत्र। साथ के साथ हमें यही पढ़ना है व्यक्तिक पत्र। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। हेमंत दीक्षित गुरुजी स्पीड से पढ़ाना, टेंशन मत लो, 150 की स्पीड पे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बाबू को जो पत्र लिखा जाता है किस श्रेणी में आता है? वो आपका होता है अनौपचारिक पत्र। बाबू को, सोना को, ठीक है, जादू टोना को, जो भी है, ठीक है ना। चलो, तो आपने देख लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बहुत मामूली सी चीजें हैं। तो जब आप मेरे साथ पढ़ोगे हिंदी, तो आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको? हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदी जस्ट लाइक अ हलवा, और हिंदी को पड़ जाएगा गांव का एक एक कलुआ, ठीक है ना। तो और क्या है, जब कलुआ हिंदी पढ़ लेगा तो कलुआ का नाम क्या हो जाएगा? कलुआ बन जाएगा लेखपाल। वर्णमाला, ठीक है, पहला चैप्टर तुम्हें क्या पढ़ना है? वर्णमाला। आप इसको तोड़ दूं इसको? आप कहोगे मास्टर जी ठंड पड़ रही है, सुबह सुबह क्यों तोड़ा तोड़ी कर रहे हो? देखो, मैं इसको तोड़ता हूं वर्ण, और इधर माला। माला तो आपने देखी होगी, हैं? हो सकता है आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्होंने माला पहनी भी होगी। वरमाला हो सकती है, या और दूसरे तरीके की माला हो सकती है, ठीक है। कितनी क्लासेस में हो जाएगा सिलेबस भैया? कम से कम 50, ठीक है। तो वर्ण धन माला, ठीक है। तो जो वर्णों की माला है, किसकी? वर्णों की। क्या मास्टर जी वर्ण हम किधर भी कोई सा स्वर हमने कहां लगा दिया, व्यंजन हमने कहां भेज दिया, ऊपर नीचे कर दो, क्या वो होगी? नहीं। माला जब कोई व्यक्ति बनाता है तो कैसे एक एक क्रम से कि ये फूल हमें यहां रखना है, गुलाब का उनको पसंद है तो गुलाब का हमें ऊपर लगाना है, या 3 गुलाब के यहां रखने हैं, नीचे फिर गेंदा का लगाना है ना। तो ऐसे करके एक माला बनती है। कहते ना कि हम किसी को व्यवस्थित करते हैं, यानी जब हम व्यवस्थित क्रम से किसको फूलों को लगाते हैं तब एक माला बनती है, या व्यवस्थित क्रम से जब हम मोती को लगाते हैं तब एक माला बनती है। तो वही हमने जाना वर्णमाला को, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। कि अ कहां आ जाएगा, क का स्थान कहां है, श को हमने कहां रखा है, कहां लगाना है, कौन से क्रम पे रखना है। तो यही है हमारी वर्णमाला। सीधी सीधी बात है देसी भाषा में कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, क्या कहेंगे? पक्की बात है। चलें, तो वर्णों के, इसकी परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। समझ में आई बात? यानी वर्णों का जो हमने एक क्रम बना दिया, ठीक है, उसी का नाम रख दिया हमने वर्णमाला। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ गया होगा, आप कह रहे हो मास्टर जी वर्णमाला तो छोड़ो, हमें पहले ये बताओ ये वर्ण क्या होते हैं, तभी तो पता चलेगी हमें। अब आ जाओ, अब इस बात कर लेते हैं हम वर्ण की। इसकी वर्ण की, ये वर्ण क्या होते हैं? वर्ण, आपने दो चीजों को अक्सर सुना होगा, अक्षर और वर्ण। क्या? अक्षर और वर्ण। तो पहले हम वर्ण की चर्चा करेंगे। वर्ण क्या होता है? आपके मन में कोई विचार आया, कोई विचार, ठीक है, विचार आ गया, अब आप उसको कहना चाहोगे, हैं?
ऐसा एक चीज, या आपकी ऐसी ध्वनि जिसको आप लिख सकते हो और एक ऐसी ध्वनि जिसको आप नहीं लिख पाओगे, है ना। जैसे मैं एक ध्वनि देने वाला हूं, उसको लिख के बता सकते हो आप? लिख दोगे इसको? नहीं ना। क्या मैं ध्वनि लेता हूं कुछ ऐसी उल्टी सीधी, क्या इसको लिख दोगे? ये भी तो ध्वनि है, लिख दोगे? नहीं ना। तो फिर क्या कहेंगे? वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण होती है। वर्ण क्या होता है? यानी कि सार्थक, सार्थक ऐसी ध्वनि जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक ध्वनि के, सार्थक ध्वनि के लिखित रूप को, सार्थक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी हमने कोई ऐसी ध्वनि का प्रयोग किया जिसको हमने क्या कर दिया है, जिसको हमने लेखन कर दिया है। अब वर्ण सिर्फ हमारी हिंदी में नहीं होते, वर्ण आपने संस्कृत में पढ़े होंगे, वर्ण और भी लिपियां हैं उनमें जाना होगा। ABCD में आप वर्ड पढ़ते हो, ABCD, गुजराती में हो सकते हैं, मराठी में हो सकते हैं, ठीक है, भोजपुरी में हो सकते हैं, बिहारी में हो सकते हैं, ठीक है ना, है ना। तो जो भी लिपियां हैं गुजराती या महाराष्ट्री में या पंजाबी में, ठीक है ना, तो ये सब क्या है? यही हमने सार्थक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब यहां से प्रश्न बना है, UPSSC ने पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। इकाइयों से प्रश्न। अब यही इकाई है, अब ये कौन सी इकाई हो जाएगी? वर्ण। अब लिखित रूप है कि नहीं? सार्थक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब यहां से प्रश्न बना, क्या प्रश्न बना? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखो अब मैं दो चीज ऐड करूंगा यहां पर, मौखिक, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? मौखिक और लिखित, मौखिक और लिखित। तो कौन सी है? तो मौखिक इकाई कौन सी हो गई? ध्वनि। और लिखित इकाई कौन सी हो गई? वर्ण। अगर मैं इस वर्ण का, या अगर मैं इस वर्ण को दूसरे भाषा में लिखूं या दूसरे शब्दों में इसको लिखूं, परिभाषा इसकी बताऊं कि यहां लिख सकते हम भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा चलो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और यहां मैंने आपको ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी अक्षर, और ऑप्शन डी कोई नहीं। कोई नहीं मैं तेरे सिवा, मेरा यहां मंजिले। बताओ
क्या होना चाहिए? मैंने यहां ये नहीं कहा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या लिखित इकाई, कुछ नहीं कहा है। अब बताओ, उत्तर आता हुआ ए, सी, बी, है, डी। बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। पेमेंट इशू बता रहा है तो आप नंबर दे दो इनको, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमने सिर्फ किस बात की चर्चा की? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर पूछता है मौखिक लिखित, तो मौखिक पूछा तो ध्वनि, लिखित पूछा तो वर्ण। लेकिन यहां तो कुछ नहीं कहा जी, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, यह नहीं कहा कि लिखित है मौखिक है। अगर यह कहता है लिखित, न तो लिखित पूछ रहा है न तो मौखिक पूछ रहा है, सिर्फ इतना पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आपको क्या उत्तर देना है? एक चीज याद रखनी है, वो है हमारा वर्ण, ठीक है। तो आपने 3 चीज सीखी यहां। 3 चीज क्या क्या है? सबसे पहले, फिर दोबारा लिख रहा हूं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगर पूछता है आपसे मौखिक इकाई, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? अगर आपसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ठीक है। यहां आपसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, यहां नहीं दिया लिखित या मौखिक। तो तीनों स्थान पर जो होंगे उत्तर आपके, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो आपको उत्तर लगाना है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो आपको उत्तर लगाना है वर्ण। और यहां पर दोनों ही दे रखे हो ऑप्शन में, जैसे ध्वनि और वर्ण, और प्रश्न किया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब भी आपको जो उत्तर देना होगा वो आपको वर्ण देना है, ठीक है भैया, है ना? ठीक है ना, समझ में आया? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, बिल्कुल सही बात है। सार्थक इकाई पूछे तो शब्द हो जाएगा, है ना? बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसको और देख, अभी हम शब्द पढ़ेंगे, जब शब्द को जब जानेंगे, जब देख लेंगे। हाँ चलो, ये भी देख लो, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तब क्या हो जाएगा? है जी, तब क्या हो जाएगा आपका? शब्द, ठीक है। तो एक क्रम में आपको बताऊंगा कि मान लो कोई चीज कैसे बनी होगी, यानी ध्वनि से क्या बना? सार्थक ध्वनि थी, तो उसका लिखित रूप हमने वर्ण बनाया। वर्ण से क्या बना? वर्ण से आपका शब्द बन गया। शब्द से क्या बना? है जी, शब्द से क्या बना? उस शब्द को जब हमने वाक्य में प्रयोग किया तो वो पद बन गया, ठीक है। पद से पदबंध बना, फिर आपका वाक्य बना, और वाक्य से आपकी क्या बन गई? भाषा। कई सारे पद मिले तो पदबंध बन गया, और वाक्य, वाक्य से फिर आपकी क्या आ गई? भाषा, ठीक है ना। इस तरीके से। सर मेरा दिल्ली पुलिस का कल एग्जाम है, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा एक पॉइंट, वो हमने जान लिया। तो हमने वर्ण को जान लिया, हमने वर्णमाला को जान लिया। अब ये मास्टर जी, ये वर्ण होते क्या, देख लिया हमने वर्ण होते क्या हैं, कि हमने देखा कि ध्वनि के सार्थक ध्वनि के लिखित रूप को हमने वर्ण कहा है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी वर्ण कहा है, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को, लिखित इकाई को भी हमने वर्ण कहा है। अब बात करते हैं सर वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, ये कह रहे हैं वर्ण और अक्षर। यहां हम बात कर लेते हैं आपके अक्षर की। अक्षर, अक्षर यानी अ का अर्थ होता है न, शर का अर्थ होता है क्षरण, यानी जिसका शरण न हो, जिसका शरण न हो। न क्षरते इति अक्षर, संस्कृत का एक श्लोक है, न क्षरते इति अक्षर। पद क्या होता है बता दीजिए? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, ये क्या है? पद। जब हम किसी शब्द को, यानी कि एक ये क्या है? राम,
यह शब्द है राम। अब इस राम को मैं कहां प्रयोग कर दूं? वाक्य में। तो राम क्या है? पद बन जाएगा। कौन सा पद? यह संज्ञा पद है। समझ में आया? ठीक है ना। जिसका क्षरण न हो, अक्षर, यानी कि एक ही श्वास में उच्चारित, एक ही श्वास में उच्चारित होने वाला, ठीक, एक ही सांस में, यानी एक ही झटके में मिले। ठीक है। कैसे एक ही श्वास में? वर्ण तो हमने देखा, अभी वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी और। सबसे पहले मैं इस पर बात करता हूं। अक्षर, मैंने आपसे प्रश्न किया, प्रश्न, आपने खाना खाया? आपका उत्तर होगा हां, या आपका उत्तर होगा ना जी अभी नहीं खाया, हां खा लिया। तो आपने जो शब्द, वो अक्षर, एक अक्षर का उच्चारण किया आपने, वो है आपका हां। अब हां को आप तोड़कर बोल सकते हो क्या? इसको हां और आ बोल सकते हो? हां बोल जा, इसको हां बोलोगे, या न और आ बोलोगे? जब आपने इसको बोलना चाहा तो आपने एक साथ बोला हां, यानी कैसे निकला? झटके से निकला, एक ही श्वास में उच्चारित हुआ। जैसे मैं कहूंगा आपने एक भोजन किया, हां जी हां। आपने खाना खाया, ना। ठीक है। या मैं कहूंगा आ इधर आ, तो ये क्या है? आ, एक साथ बोला, तो ये क्या हो गया? या फिर मैं कहूंगा स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन, स्वर और स्वर सहित व्यंजन, स्वर और स्वर सहित व्यंजन क्या होंगे? अक्षर होते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। स्वर और स्वर सहित व्यंजन क्या हो जाएंगे? अक्षर हो जाएंगे। तो ये अक्षर है। हां क्या है? एक अक्षर है। ना क्या है? एक अक्षर है। आ क्या है? एक अक्षर है। यानी स्वर वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं वर्ण होते कैसे हैं मास्टर जी, ये तो बता दो। वर्ण होते कैसे हैं? लाल होते हैं, काले होते हैं, पीले होते हैं, कैसे होते हैं वर्ण? तो वर्ण हमारे दो होते हैं। कौन से कौन से? वर्ण हमारे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है। और इनसे इतर जो आपको एक चीज पढ़नी पड़ती है वो है हमारा अयोग वाह। न तो स्वर में आते हैं न तो व्यंजन में आते हैं। अयोग वाह, इसको मैं जब तोड़ूंगा ना, देखना, अधन योग धन वाह। अ का अर्थ है न, योग का अर्थ है आप जानते हैं योग, जोड़ना, और वाह का अर्थ है वहन करना। यानी जो किसी के साथ योग को वहन नहीं करता, क्या कहूंगा? जो किसी के साथ योग को वहन नहीं करता, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम अयोगवाह कहते हैं। यानी जो किसी के साथ योग को वहन नहीं करता, फिर भी हम जिनका प्रयोग वर्णमाला में करते हैं, ठीक है, वही है अयोगवाह। समझ में आई क्या होते हैं अयोगवाह? तो वर्ण हमें जो बेसिकली पढ़ने होते हैं स्वर और व्यंजन, और अलग से आपके दो और आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं अयोगवाह। ठीक है। अधन योग धन वाह, यानी कि जो किसी के साथ योग को वहन नहीं करते, व्यंजन के साथ भी नहीं आते। ठीक है। न तो स्वर के साथ आते हैं, आपने देखा होगा स्वर से अलग लगता है, देखो, न तो बीच में लगेगा, ये यहां पर ऊपर लग जाता है, और आपने एक विसर्ग पढ़ा होगा, विसर्ग इसके पीछे लग जाता है,
है ना। ये क्योंकि ये किसी के साथ योग को वहन नहीं करते, ठीक है, इसीलिए ना। तो व्यंजन पे तो कभी आपने देखा ही नहीं होगा, व्यंजन के साथ तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना। स्वर और व्यंजन, ठीक है, दो होते हैं। स्वर कितने होते हैं आपके, हाँ जी, स्वर कितने होते हैं आपके 11। मूल व्यंजन कितने होते हैं आपके 33। कितने होते हैं मूल 33। और यहां हम बात करें कुल वर्ण, हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 53। 52 + 1 53, कितने हो गए अब 53। पेपर में जब आपको पूछे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, तब आपको क्या उत्तर लगाना है 53, 53। ये नया कौन सा जुड़ा है, नया कौन सा जुड़ा है। 53 के बारे में पूरे एक चर्चा कर लेते हैं कि कौन से 53 आएंगे। तो सबसे पहले मैं स्वर की बात करूंगा। स्वर क्या है हमारे, कितने हैं 11, ठीक है। व्यंजन, स्वर के बीच में हम यहां अयोग वाह ले लें, अयोग वाह, ठीक है, ये कितने हैं 2। फिर हम यहां पढ़ेंगे हमारे व्यंजन को, ठीक है। व्यंजन में हम कौन सी चीज देखेंगे, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, ठीक है। और हमारे ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है। यही हम पढ़ेंगे अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। यही हम पढ़ेंगे आपके संयुक्त व्यंजन, ठीक है। यही आपके आएंगे उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। और एक चीज जो है वो है आपका विशिष्ट व्यंजन, ठीक है। संख्या लिख देता हूं, 1, उत्क्षिप्त व्यंजन 2, संयुक्त व्यंजन 4, अंत्यस्थ व्यंजन 4, ऊष्मीय व्यंजन 4, ठीक है। वर्गीय व्यंजन 25, ठीक है। अब काउंट करना है इनको, काउंट करके बताओ। पहले हम लिख लेते हैं। उच्चारण देखना, आ, ए, ई, ओ, ऊ, रे, ए, आई, ओ और औ, ठीक है, ठीक है जी। यहां देखो अयोग वाह, दो कौन से, एक तो होता है आपका अनुस्वार, अनुस्वार जिसको हम ऐसे लिखते हैं, और एक होता है आपका विसर्ग जिसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। कंफ्यूजन होता है कि अनुस्वार हम किसको बोले हैं, विसर्ग किसको बोले। तो एक अनु नाम की लड़की थी, कौन, अनु नाम की लड़की थी। अब वो करती थी सुबह सुबह पूजा, तो पता है ना स्वर कहां होता है, अनु, यानी कि हम स्वर यानी बोलते हैं तो ये समझ लो स्वर यानी कंठ से निकलता है। तो अनु अपने यहां बिंदी लगाती थी, एक यहाँ पूजा करते हैं, एक यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ अलग लगाते हैं, यहाँ और यहाँ अलग लगाते हैं। जब तक लगता ही नहीं है यहाँ टीका ना हो और यहाँ अनु के यहाँ टीका ना हो, तब तक लगता ही नहीं है कि पूजा करके आइए। इससे काम नहीं चलेगा, एक यहाँ और एक यहाँ जरूर लगेगा कि बिल्कुल सत्यवादी यही है। यहाँ तिलक लगा लिया, कितना ही झूठ बोल लो, उससे ज्यादा सच्चा आदमी कोई है ही नहीं दुनिया में, यहाँ तिलक लगाने वाले के। तो अनु यहाँ तिलक लगा लेती तो वो ये अनुस्वार, यानी एक बिंदी है तो वो अनुस्वार है। या फिर आपको विसर्ग कैसे याद रखना है, विष को जानते हो आप, विष, विष जानते हो, विष बोलते हैं हम जहर को। किसको बोलते हैं, विष, विष कहते हैं हम जहर को, ठीक है। अब जहर कब आता है, दो दांत के निशान कब बनते हैं, दो निशान कब बनेंगे, जब सांप काटता है ना, सांप के दो क्या होते हैं, दांत होते हैं। जब वो विष फैलाएगा काटेगा तो दो निशान बनते हैं। तो विष आया तो किसने कैसे आया, विष, विष आया सांप के काटने से, ठीक है ना।
तो विसर्ग ऐसे याद हो जाएगा। वर्गीय व्यंजन यानी क से लेकर म तक, क से लेकर म तक हमारे जो ऊष्मीय व्यंजन श, श, स और आपका ह, ऊष्मीय व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्य और स्र, सबने पढ़ रखे हैं, सबने, ज्यादा इस पर चर्चा करने की मुझे आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। वर्गीय क्या है? वर्गीय ये है, वर्गीय हम इसको बोलते हैं, देखो वर्ग जानते हो, यानी 5 का गुणा अगर मैं 5 में कर दूं तो क्या 25, 25 क्या है? एक वर्ग है। 6 का गुणा मैं 6 में कर दूं तो क्या होगा? ये 6 के 36 है। मैं 7 का गुणा 7 में कर दूं तो ये क्या मिल रहा है? 7 7 49, 7 7 जा 49। सीबीएसई बोर्ड वाले परेशान होंगे, ये 49 क्या होता है मास्टर जी? हैं ये 25 49 क्या होता है? कभी सीबीएसई बोर्ड वाले से ये पूछना, ये बता 69, 79 और 89 में क्या अंतर होता है? वही ढेर। या फिर उनसे पटक के पाड़े पूछ लिए जाएं, पटक के पाड़े ये पूछते ना, कैनिम 27 है, कैठे 16, ऐसे पूछते थे नहीं पूछते थे? तब तक मान लो अगर किसी को पटक के पहाड़े याद हैं तो वो बालक होशियार है, और पटक के नहीं पता तो समझ लो वो पढ़ाई नहीं कर रहा। या फिर पुराने जमाने में थोड़े से कुछ दिन पहले पीछे की ओर जाएं तो आपने देखा होगा टेंस पूछते थे। अच्छा ये बता तू पढ़ने जा रहा हो, इतुआ ये लल्लू इतुआ तू कौन पे ट्यूशन पढ़े हो यहाँ? तो अरे मैं फलाने मास्टर पे ट्यूशन पढ़ के आऊंगा। अच्छा जी, तो ये बता एक टेंस बना और तू यहाँ पे मास्टर पे वो बनवा लियो। टेंस कौन सा है? लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। बताओ, हद हो रखी है। ऐसे ऐसे मतलब बच्चों को पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे मास्टर वाक्य पूछते थे। टेंस बता, और सुने जाए बता ना बत रही तो अपने मास्टर से पूछ गई हो, इस तरीके से हद हो रखी थी। अब ये समझ लो किसी को पाड़े याद है, टेंस सीख गया तो समझ लो गांव में उसका डंका है, हर चौराहे पे उसकी चर्चा। अरे बा को फलाने को छोरा देखे हो बाया, तो मतलब कहूं तक के पाड़े पूछ ले। वाकई में आज इस चीज का दर्द दिखाई देता है। गणित उसका ऐसा मजबूत होगा जिसने 40 तक के पहाड़े याद कर रखे होंगे, ठीक है। अब बताओ उनको यही नहीं पता मास्टर जी वर्गीय क्या होता है? कह रहे हैं घोड़ा सड़क कर अड़क कर भड़क गया। बिल्कुल ठीक है, ये भी आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके के सर इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, हम चर्चा करेंगे वर्गीय व्यंजन को, स्पर्श व्यंजन। देखो 1 2 3 4 5। अब तुम सोच रहे हो मास्टर गाना गाएगा, मैं ना गाऊंगा। 1 2 3 4 5। मिर्जापुर देखे होंगे। क ख ख बोलना तो क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा। छ छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण। इन्हीं से क ख ग बुलवाएं का, याद है नहीं याद? ठीक है। त थ द ध न, प फ ब भ म। इनको ही हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन, या इन्हीं को हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या? इन्हीं को हम बोल देते हैं स्पर्श व्यंजन। इन सब पर चर्चा आगे होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूं, कहानी अभी आगे तक चलेगी, अभी ये बस शुरुआत है, थोड़ा सा जान लो। तो ये क्या हो गए? उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या होती है 2। ये होते कैसे कैसे हैं इनका, इनकी मुंह दिखाई करा देता हूं आज तो फिलहाल। आपका कौन सा आएगा? एक अड़ होता है और एक अड़, तो ये मुंह दिखाई हो गई, ठीक है जी। बाकी बाद में अभी रोका करने जा रहे नहीं, प्राइवेट रूप से देख रहे हो अभी इनको, फिर जब पक्का करोगे तब जानोगे, और फिर ब्याह शादी तो करवाऊंगा ही आपकी, ठीक है ना। तो अभी आप प्राइवेट रूप में इनको देख लो कि ये ऐसे ऐसे होते हैं, इनके बारे में फिर बढ़िया विस्तार से चर्चा होगी, ठीक है जी, ठीक है ना। अब विशिष्ट व्यंजन, ये क्या बवाल है मास्टर जी? इसकी पता नहीं चल रही। इसको बनाते कैसे हैं? देखो इसको ऐसे बनाते हैं, ये समझ लो, ये बन गया है। ये है क्या बवाल? तो इस बवाल के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बवाल के बारे में आपने अब तक देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। ये बहुत बड़ी चीज है, विशिष्ट व्यंजन।
विशिष्ट व्यंजन। इसका मास्टर जी उच्चारण कैसे होगा? ठीक है, ये लिखा कैसे जाएगा? तो आपने इन्फिनिटी बनाई होगी मैथ में। कैसे? एक इन्फिनिटी ऐसे ही तो बनाते हैं, ये इन्फिनिटी बना ली और देखो ऐसे बन गया। ठीक है, ठीक है ना, ये हमारी क्या बन गई? इन्फिनिटी बन गई। अब आप कहेंगे मास्टर जी ये बात तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन एक चीज जो हमें परेशान कर रही है, ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है? वो यही है। ठीक है ना, ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है? वो यही है। अब देखो ये है क्या? जब जीव को मूर्धा के पास ला करके बोलते हैं, जब जीव को मूर्धा के पास ले आए, ले आओ, ठीक है, जब जीव को मूर्धा के पास ले आओ तब आप इसको बोलने का प्रयास करना। ठीक है, मेरी शादी करवा दो सर, मैं कुंवारा हूं। देखो जैसे मैं बिल्कुल शादीशुदा हूं आपके सामने है, तुम तो उससे कह रहे हो भैया कुंवारे से मत कहो, किसी शादीशुदा से कहो, क्या पता वो अपनी साली से रिश्ता करवा दे। ठीक है, ठीक है ना। चलो इसका प्रयोग कहां होगा ये भी बताता हूं। देखो प्रयोग, इसका प्रयोग होता है राजस्थानी में। ठीक है, कहां? राजस्थानी में। कहां से प्रयोग देख लेते हैं, राजस्थानी में होगा। ठीक है, इसका प्रयोग होगा आपकी हरियाणवी में, हरियाणवी। इसका प्रयोग होगा गुजराती में, गुजराती में। इसका प्रयोग होगा मराठी में, मलयालम में, मलयालम। ठीक है, इसका प्रयोग होगा गढ़वाली में, गढ़वाली में। ठीक है, इसका प्रयोग होता है नेपाली में, इसका प्रयोग होता है तमिल में। और ये हमारा लिया कहां से गया है? ये पुराना पुराना है क्या? बहुत पुराना है जी। ये हमारे ऋग्वेद से लिया गया है। किससे? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है ना, आया कहां से है? ऋग्वेद से है। जैसे आपने जाना है पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं? इला बोलते हैं, इला। जैसे पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं? इला। लेकिन इला ऋग्वेद में कैसे लिखी गई है? हैं? इसको इस तरीके से लिखा गया है, इला को, इला, इस तरीके से इला लिख गया, ये समझ लो। और देखो हरियाणवी में मैं बताता हूं, आपने बहुत बहुत सुना होगा। जैसे हरियाणवी का शब्द है, अभी हम मैंने क्या बोला था, क्या बोला था कि हिंदी मतलब हलवा और जान जाएगा गांव का एक एक कलुआ। मैंने बोला कालू, ए कालू, क्या मैं कालू कह रहा हूं? हरियाणवी में आपने बहुत उच्चारण किया होगा इसका। हरियाणवी को किसी को सुना होता, ए कालू, कालू। क्या कहा है मैंने? ए कालू, ए कालू की मां आइयो जरा। तो कालू बोला, क्या बोला? कालू। तो इधर कालू इस तरीके से अगर मैं कह दूं तो ये कालू बन गया। क्या बन गया? ये कालू। पता चली कहां से बात आई? जैसे मराठी की बात करता हूं, मराठी, मराठी में आपने एक शब्द सुना कुलकर्णी। क्या मैं कहता हूं? कुलकर्णी, कुलकर्णी। लेकिन ये तो हम हिंदी में उच्चारण करते हैं इसका, वहां कैसे करते हैं मराठी में? ये तो हिंदी का शब्द है, कालू हिंदी का शब्द है, लेकिन हरियाणवी में हमने कालू, ओ कालू की मां, इस तरीके से प्रयोग किया होगा। यहां देखो कुलकर्णी, मराठी में कुलकर्णी लिखा हमने, तो इसको हम इसका प्रयोग, विशिष्ट व्यंजन का प्रयोग करके मराठी में हम इसको कैसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं कुलकर्णी। क्या? कुलकर्णी बोलते हैं हम इसको, ऐसे करके लगा लेंगे, कुलकर्णी, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, जैसे मलयालमा, तो मलयालम शब्द हम वहां इसको अलग रूप में लिखें, मलयालम, मलयालम, इस तरीके से। ठीक है, या आपने राजस्थानी और हरियाणवी में एक शब्द सुना होगा, अरे बावड़ा हो गया है के, हैं? बावला। हिंदी में तो हम बोलते हैं बावला, लेकिन इसी शब्द को राजस्थानी और हरियाणवी में कैसे बोला था? अरे बावड़ा हो गया है के, बावड़ा, हैं? बावड़ा। तो बावड़ा हम कैसे लिखेंगे? बावड़ा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बावड़ा। प्रयोग बता रहा हूं मैं इसका, ये प्रयोग है। ठीक है, अरे कालू की मां, अरे बावड़ा हो गया है के, तो समझे आप?
समझे? जैसे और बताऊं, जैसे मराठी और गुजराती में आपने एक गाना सुना है, खंडाला, खंडाला। सर स्वर की संख्या यूपीपी में 13 मानी गई है। अच्छा, स्वर की संख्या 11 ही होती है और अयोग वाहक को स्वर में पढ़ लेते हैं, इसलिए वहां संख्या 13 दे दी होगी। ठीक है, तो क्या है? बावड़ा और खंडाला एक शब्द है आपका, गुजराती का शब्द है खंडाला, खंडाला गुजराती और मराठी में खंडाला। तो इसको हमने तो ये हिंदी में लिखा है, लेकिन खंडाला, खंडाला इसको ऐसे लिखा जाएगा, बता रहा हूं इसका प्रयोग। ठीक है, और देख लो, हैं? और देखना चाहोगे कि इतना ही काफी है? जैसे राजस्थानी में बोलता है रे गोपाल, गोपाल, तो गोपाल नहीं बोल रहे, ओए गोपाल कहां है, तो ल और ड के बीच में ये बोला कहां जाता है, यानी कैसे हम इसको उच्चारण करें, यानी कि इसको ल और ड के बीच का माना गया है। कहां? ल और ड़ के बीच का माना गया है। ल और उत्क्षिप्त व्यंजन, अड़ नहीं, अड़, तो ल देखो यहां लो, थोड़ा सा टच करके ले जाओ, कालू, ओ कालू। ठीक है, तो आपका समय भी हो चुका है, आज की कक्षा को मैं यहीं तक रखूंगा। आपने विशिष्ट व्यंजन का प्रयोग जाना कि प्रयोग कैसे होगा, कहां कहां इस भाषा का प्रयोग है, नई चीज है, और जिसको समझ नहीं आया वो धीरे धीरे हम समझेंगे, टेंशन मत लो, पहला दिन है, पहले आप मुझे समझो, फिर मैं आपको समझूंगा, फिर समझते समझाते ही पूरी हिंदी को हम कवर कर लेंगे। माफी चाहूंगा। सुनो, बाद में फीडबैक जरूर देना कि आपको मेरे साथ जुड़कर कैसा लगा है। ठीक है, और कुछ यहाँ पर होंगे जो सुनने के कुछ इच्छुक होंगे, तो मैं उनके लिए कुछ सुनाने के लिए भी लाया हूँ। पहला दिन है, मैंने सोचा चलो सुना देते हैं। तो देखो, आपको भी कोई ना कोई छोड़ के गया होगा, क्या? किसी को कोई ना कोई तो छोड़ के गया होगा। अब इतनी बड़ी उम्र हो गई आपकी, किसी ने तो छोड़ा होगा, और छोड़ने के बाद जो फीलिंग आती है, जो फील होता है, तो एसपी रेड्डी वाला है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। जब छोड़ गया वो जान से प्यारा मुझे, जो आपको जान से प्यारा होता है, जब छोड़ गया वो जान से प्यारा मुझे, फिर इश्क कभी हुआ ना दोबारा मुझे। जब छोड़ गया वो जान से प्यारा मुझे, फिर इश्क कभी हुआ ना दोबारा मुझे। जहां समझता था खुद को महफूज में, फिर दुश्मन सा लगा वो गलियारा मुझे। जिसे देख खिल उठता था चेहरा मेरा, जिसे देख खिल उठता था चेहरा मेरा, अब वही शख्स है सबसे नागवारा मुझे। बिगड़े हुए थे जब उसकी गिरफ्त में थे, बिगड़े हुए थे जब उसकी गिरफ्त में थे, उसके दिए धोखे ने फिर संवारा मुझे, उसके दिए धोखे ने फिर संवारा मुझे। ठीक है, तो धोखे मिल रहे होंगे और मिले भी होंगे, ठीक है, और मिलते रहेंगे। तो ये दुनिया है, धोखे की दुनिया है, लेकिन मेरे साथ आपको कोई भी किसी प्रकार का धोखा नहीं मिलेगा। आप हिंदी में ऐसे ही जुड़ते रहिए, ठीक है, और आनंद के साथ हम पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, एक एक चीज को याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।